बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू KMU RN। आई एम मोहम्मद मआज़। बेसिकली इस चैनल के बनाने का मकसद ये है कि हम KMU की जो नर्सिंग का कोर्स कंटेंट है वो आपको एक बेहतरीन तरीके से पढ़ा सकें। तो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर के कोर्स से और एनाटॉमी फिजियोलॉजी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। बेसिकली फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स 16 हफ्तों पर मुहित है, 16 वीक्स पर। तो ये डिवीज़न जो आपके KMU ने आपके लिए की हुई है ये कोर्स कंटेंट में है। तो वीक फर्स्ट में जो ये कंटेंट है हम कोशिश करेंगे कि एक वीक में से पढ़ाए, फिर वीक 2, वीक 3, वीक 4, इस तरह वीक 16 तक हम जाएँ। इसके लिए हमने जो चूज़ की है वो KMU की आपने स्लाइड चूज़ की है, क्योंकि आपकी मेजॉरिटी पेपर्स इन स्लाइड से ही बनते हैं। जहाँ इन स्लाइडों में आपको ब्रीफिंग की ज़रूरत होगी, आपको समझाने की ज़रूरत होगी, तो मैं व्हाइट बोर्ड का भी इस्तेमाल करूँगा और आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इस स्लाइड की PPT और जो स्टडी गाइड है उसकी PPT, इसके MCQs वगैरह हम अपनी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपना फर्स्ट लेक्चर, इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। थैंक टू सर जैद एंड जहान बाचा फॉर देयर ब्रिलियंट PPT। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आपके फर्स्ट वीक में आपको क्या क्या सीखना होगा, ये उसकी थोड़ी सी ब्रीफिंग है। आपको डिफिनीशन आनी चाहिए एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की, इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या है, हमारी बॉडी किस तरह बनती है, सेल बनती है, आर्गन लेवल सिस्टम ये किस तरह बनती है, एनाटॉमिकल पोजीशन और इसके रिलेटेड MCQs डिस्कस करेंगे। डिस्क्राइब द वेरियस बॉडी प्लेन्स बॉडी को डिस्कस करेंगे, बॉडी कैविटी और एब्डोमिनल क्वाड्रेंट डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं एनाटॉमी के डिफिनीशन से। यहाँ पर लिखा हुआ है स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर एंड रिलेशनशिप अमंग देम। फॉर एग्जाम्पल हम आई को लेते हैं, तो आई का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह हमें नज़र आता है, इसकी रिलेशन बॉडी के साथ क्या है। इसकी रिलेशन बॉडी के साथ ये है कि ये यहाँ पर जो स्कल है और जो फेशियल बोन है उसमें आर्बिट बना हुआ है। ये आर्बिट किन बोन से मिलकर बना हुआ है, एनाटॉमी में बेसिकली हम ये डिस्कस करते हैं। फिर आई इसमें प्लेस कैसी है और इसकी सपोर्ट और प्रोटेक्शन किस तरह है। तो बेसिकली एनाटॉमी में हम यही चीज़ें डिस्कस करते हैं। अगर दूसरा एग्जांपल मैं आपको हार्ट का दूँ, तो हार्ट की लोकेशन कहाँ है, ये आपका लेफ्ट लंग है, ये राइट लंग है। लेफ्ट लंग में बेसिकली ये कार्डिक पाउच बना हुआ है। लेफ्ट लंग यहाँ से आपको ऐसा लग रहा होगा कि ऐसे कट है, तो नेचुरली इसमें ये प्रेजेंट होता है और हार्ट इसके अंदर एम्बेड होता है, इसके अंदर डसा हुआ होता है। तो ये इसको हम कहते हैं कार्डिक पाउच। तो वट कार्डिक पाउच कहाँ पर मौजूद है, ये है लेफ्ट लंग में। तो एनाटॉमी में हम बेसिकली यही स्टडी करते हैं कि एक आर्गन की दूसरे आर्गन के साथ स्ट्रक्चरली क्या रिलेशन है। अच्छा, फिजियोलॉजी क्या है, फिजियोलॉजी वही आर्गन, फॉर एग्जांपल मैं अगर आई का लूँ तो ये फंक्शन क्या करता है, हार्ट क्या फंक्शन करता है, लंग्स क्या फंक्शन करते हैं। तो बेसिकली इसकी डिस्कशन है। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आई कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बेसिकली रेटिना का तो यही फंक्शन है, रॉड इन कोन्स का तो यही फंक्शन है। हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह आई के एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में। फिर इस तरह हार्ट का क्या फंक्शन है, हार्ट पंप द ब्लड। नर्वस सिस्टम का, ब्रेन का क्या फंक्शन है, तो हमें याद आता है कि ब्रेन का फंक्शन है थिंकिंग। बेसिकली इट इज़ वन ऑफ द फंक्शन, लेकिन ब्रेन इंटीग्रेट करता है ऑल इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी, हमारी पोजीशन को, हमारे अंडरस्टैंडिंग को, हमारी मेमोरी को, यही ब्रेन कंट्रोल करता है, हमारे कार्डिक रिदम को, हमारी डाइजेशन को। बेसिकली इट इज़ द मेन कंट्रोलर। तो हम फिजियोलॉजी में डिस्कस करेंगे। फिर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का आपस में रिलेशन क्या है, क्यों हम इकट्ठे पढ़ते हैं इनको, क्योंकि एक चीज़ के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन का हमेशा एक कोज रिलेशन होता है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर सो क्लोज रिलेटेड। द स्ट्रक्चर ऑफ पार्ट ऑफ द बॉडी अलाउ परफॉर्मेंस ऑफ सर्टन फंक्शन। अगर हार्ट है वो पंप करता है तो वो मसल से बना हुआ है, इसलिए तो वो पंपिंग की एबिलिटी लगता है। अगर आई है उसमें रेटिना है तो वो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन की एबिलिटी रखता है। उसके स्ट्रक्चर की वजह से उसका फंक्शन पॉसिबल है। बेसिकली यही यहाँ पर लिखा हुआ है, द स्ट्रक्चर ऑफ part of the body allow performance of a certain function. For example, the bone of the skull join tightly to form jet case that protect the brain. हमारा जो स्कल है, खोपड़ी है, वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। That is the structure, and उस स्ट्रक्चर की वजह से वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। The lining of urinary bladder is much thicker. यूरिनरी ब्लैडर का जो लाइनिंग है वो 6 लेयर पर मुश्तमिल है।
एपिथेलियल लाइन, ओनली एपिथेलियल लाइन जो है वो 6 लेयर पर मुश्तमिल है, बहुत थिक है, तो इसलिए उससे यूरिन आउट बाहर नहीं जा सकता, तो उसके स्ट्रक्चर की वजह से उसका फंक्शन है। लेट्स डिस्कस अबाउट द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी रिलेशन इन दिस डायग्राम। दिस इज आवर यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ पर यूरिन स्टोर होता है, एंड दिस इज आवर यूरेथ्रा, जहाँ से हम यूरिन को बाहर यहाँ से यूरिन फिर आउट एनवायरनमेंट में चला जाता है। ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है, ये आपका यूरेथ्रा है, और आप अगर देखें तो यूरिनरी ब्लैडर के बेस पर ये एक ग्लैंड है। ये ग्लैंड बिल्कुल ऐसे है जैसे निक ऑफ, ये यूरेथ्रा है, और इसके निक में ये प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट हुआ है। अगर कॉमन है मैन में 50 ईयर के बाद ये प्रोस्टेट ग्रो कर जाता है, हाइपरट्रॉफी इसकी हो जाती है, हाइपरप्लेजिया इसका हो जाता है, ज़्यादा ग्रो कर जाता है, इसके सेल बढ़ जाते हैं, इसको हम कहते हैं BPH, B9 प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। इसमें यह होता है कि ये अगर बढ़ जाए तो ये इस नाली को क्या कर देंगे, इसके ल्यूमेन को छोटा कर देंगे, इसको तंग कर देंगे, तो हम यूरिन आसानी से पास नहीं कर पाएंगे। तो ये इसके स्ट्रक्चर की वजह से इस फंक्शन को इफेक्ट कर सकता है। इसलिए हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को इकट्ठे पढ़ते हैं कि हमें बाद में पैथोलॉजी का पता चले, बाद में हमें इनके रिलेशन का पता चले। दूसरी एग्जांपल अगर मैं हार्ट का ले, तो ये हार्ट का राइट साइड है और ये हार्ट का लेफ्ट साइड है। राइट साइड हार्ट ब्लड पंप करता है टुवर्ड्स द लंग। अगर मैं आपको बताऊं कि लंग में कोई खराबी है, कोई पल्मोनरी एडीमा है, कुछ भी है, तो ये ब्लड अगर वहाँ पर पुश नहीं होता, वहाँ पर नहीं जाता, या यहाँ पर कोई थ्रोम्बस बना हुआ है, ये जगह ब्लॉक है, तो हार्ट पर क्या बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। हार्ट पर प्रेशर बढ़ेगा तो आप राइट साइड हार्ट फेलियर में जाएंगे, आपका जो राइट साइड ऑफ हार्ट है वो फेल हो जाएगा। तो इसलिए हम ये लंग और हार्ट का एक दूसरे के साथ एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल रिलेशन है। यहाँ पर कुछ डिफिनेशन दी हुई है। टर्मिनोलॉजी साइटोलॉजी बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड फंक्शन ऑफ सेल को हम जब स्टडी करते हैं उसको साइटोलॉजी में स्टडी करते हैं। क्यों ज़रूरी है साइटोलॉजी पढ़ना? क्योंकि अगर हम एक आर्गन को लें, वो सेल से बना होता है। किडनी का फंक्शन है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, क्लियरेंस ऑफ ब्लड, तो वो फंक्शन कौन करता है किडनी के अंदर? निफ्रॉन ही करता है, तो निफ्रॉन से किडनी बनी हुई है, तो निफ्रॉन इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ किडनी। तो साइटोलॉजी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ताकि हमें पता चले कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर क्या हो रहा है, कैसे ये फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। हिस्टोलॉजी बेसिकली माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को हम या सेल को या टिश्यू को माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करते हैं, तो इसको हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। हिस्टोलॉजी क्यों ज़रूरी है नर्स के लिए, क्यों वो पढ़े? अगर हम ब्लड की पिक्चर देके ब्लड दे के अंडर माइक्रोस्कोप, तो उसमें RBC का अपना शेप होगा, WBC का अपना शेप होगा, उसका अपना नंबर होगा, हम माइक्रोस्कोप के अंदर ये देख सकते हैं। अगर कोई डिजीज़ है, फॉर एग्जांपल इन्फेक्शन है, तो लिम्फोसाइट के नंबर बढ़ जाएंगे, ल्यूकोसाइट बढ़ जाएगा। अगर सिकल सेल एनीमिया है तो RBC का जो नॉर्मल शेप है वो सिकल हो जाएगा। तो बेसिकली इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी में हम स्टडी करते हैं बोन्स को। बोन स्टडी करना क्यों जरूरी है? क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ डिजीज टारगेट द बोन्स और कैल्शियम रिजर्वायर। हमारे कैल्शियम का जो खजाना है वो बोन में है। कैल्शियम इज वेरी वाइटल न्यूट्रिएंट। बहुत से डिजीज है जो बोन को टारगेट करते हैं, फॉर एग्जांपल रिकेट, ऑस्ट्रोमलेशिया, ऑस्ट्रोआर्थराइटिस, बहुत से डिजीज है जो बोन को टारगेट करते हैं। बायोलॉजी में हम मसल को स्टडी करते हैं, मसल के 3 टाइप्स को स्टडी करते हैं, स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल एंड स्मूथ मसल। अर्थरोलॉजी में हम स्टडी करते हैं जाइंट्स के डिजीज़ को, अर्थराइटिस को वगैरह को स्टडी करते हैं, गाउट को स्टडी करते हैं। एंजियोलॉजी स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्लड वेसल। न्यूरोलॉजी में हम ब्रेन और स्पाइनल कार्ड और इसके रिलेटेड नर्व को स्टडी करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर यू इज एनाटॉमिकल पोजीशन। आप एनाटॉमी को तभी पहचान पाएंगे, तभी आप अंडरस्टैंड पाएंगे जब आपको एनाटॉमिकल पोजीशन का पता होगा। तो एनाटॉमिकल पोजीशन इज सिंपल। अगर एक सब्जेक्ट इरेक्ट करा हुआ है, स्ट्रेट खड़ा हुआ है, उसकी जो फीट है वो फेसिंग स्ट्रेट, उसका जो आई है वो फेसिंग स्ट्रेट, इसमें इम्पोर्टेंट है हैंड की पोजीशन। ये आपको पता है ये क्या है? यहाँ से यहाँ तक, शोल्डर से लेकर ये एल्बो तक, ये इसको हम आर्म कहते हैं। इसको फिर एल्बो से लेकर रिस्ट तक इसको हम फोर आर्म कहते हैं, इसको हम हैंड कहते हैं। दिस ऑल इज नॉट अ हैंड। हैंड से इतना सा पार्ट है ये।
तो जो पाम है वो एनाटॉमिकल पोजीशन में आप स्ट्रेट खड़े होंगे, आपके जो फीट है वो फॉरवर्ड फेस करेंगे, आपका जो पाम है वो फॉरवर्ड फेस करेगा, आपकी जो बड़ी उंगलियां है, आपकी जो थंब है वो साइड को फेस करेगा। दिस इज बेसिकली एनाटॉमिकल पोजीशन। इसमें एमसीक्यूज कैसे आ सकता है? आज में आपसे पूछ सकते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन कैसा है, तो आपको बनाना होगा। और एमसीक्यूज इसमें ऐसे आ सकता है कि आपका जो पाम है उसका पोजीशन क्या होगा, आपका थंब का पोजीशन क्या होगा, आपकी आई का पोजीशन क्या होगा। तो ऑल आर फेसिंग अपराइट, स्ट्रेट फेसिंग। एनाटॉमिकल पोजीशन को हम का फ़ायदा ये है कि हम इससे जो डायरेक्शनल ट्रम है उसको पता कर सकते हैं। जो एनाटॉमिकल पोजीशन में आप खड़े हो जाए तो जो आपका जो स्ट्रेट है ये सारा, ये इसको हम कहते हैं एंटीरियर, और जो बैक है उसको हम कहते हैं पोस्टीरियर। अच्छा, इसमें एमसीक्यू ये आ सकता है कि जो आपका पाम है, पाम हथेली है आपकी, वो एंटीरियर है या पोस्टीरियर है। तो आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम ऐसे बैठे हो तो ये तो एंटीरियर आता है पोस्टीरियर आता है, हमें पता नहीं है। तो आपने हमेशा आंसर देना होता है एनाटॉमिकल पोजीशन के बेस पर। एनाटॉमिकल पोजीशन में आपके पाम का फेस क्या है, वो एंटीरियर फेस करते हैं। लुक एट दिस। तो एनाटॉमिकल पोजीशन की आप ज़रूरत इसलिए पेश आई कि हम बता सके कि कौन सी चीज़ एंटीरियर फेस करती है, कौन सी चीज़ पोस्टीरियर फेस करती है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एनी रीजन ऑफ पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी एज्यूम दैट इट इन अ स्पेसिफिक स्टांस। स्पेसिफिक स्टांस का मतलब है कि स्पेसिफिक पोजीशन। तो दिस इज द स्पेसिफिक पोजीशन इन एनाटॉमी। तो दिस इज द रेफरेंस पोजीशन। अगर आप किसी चीज़ की लोकेशन या पोजीशन बताएंगे तो आप एनाटॉमिकल पोजीशन उसकी रेफरेंस पोजीशन होगा। आप यहाँ पर लिखा है स्टैंड इरेक्ट, feet flat and forward, arms are at the side with palm turned forward। palm का जो पोजीशन है वो हथेली की पोजीशन आगे होगा। दिस बेसिकली एनाटॉमिकल पोजीशन। अब प्लेन्स है और सेक्शंस है। प्लेन्स क्या है? एक ऐसा इमेजिनरी सरफेस जो बॉडी को टू पार्ट्स में तकसीम करे, उसको हम कहते हैं प्लेन। सेक्शन भी इसी का दूसरा नाम है। तो इमेजिनरी फ्लैट सरफेस दैट पास थ्रू द बॉडी पार्ट विच डिवाइड द बॉडी इनटू टू। इसके हमारे पास 3 किस्में हैं। जो पर्पल है वो अगर हम बॉडी के इस मिड में एक लाइन ड्रा करें और बॉडी को लेफ्ट और राइट में तकसीम करें, 2 हिस्से बना दें, इसको हम कहते हैं सेजिटल प्लेन। सेजिटल प्लेन कौन सा प्लेन है? अगर हम सीधा लाइन ड्रा करें, एक आदमी पर सीधा लाइन ड्रा करें, इमेजिनरी प्लेन ड्रा करें और वो लेफ्ट और राइट में तकसीम हो जाए, इसको हम कहते हैं सेजिटल प्लेन। सेजिटल से आप रखिए सीधा लाइन, सीधा स्ट्रेट मीडियल, इसको हम जो मिड में बिल्कुल मिड में है लाइन बना हुआ है तो इसको हम मीडियल प्लेन भी कह सकते हैं। दूसरा प्लेन है ट्रांसवर्स प्लेन। ट्रांसवर्स प्लेन कौन सा प्लेन है? अगर हम अम्बिलिकस के लेवल पर एक प्लेन ड्रा करें और बॉडी को अप और डाउन या सुपीरियर और इंफीरियर में डिवाइड करें तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स प्लेन। अच्छा, तीसरा हमारे पास है कोरोनल प्लेन। कोरोनल प्लेन कौन सा है? अगर हम सर को दरमियान से, ये इसका हेड है, ये पोस्टीरियर है, ये एंटीरियर है, अगर हम इसको इस दरमियान से कट करें, जो ग्रीन लाइन दी हुई है, तो इस बॉडी का एक एंटीरियर बनेगा, फ्रंट बनेगा, एक बैक बनेगा, इसको हम कहते हैं कोरोनल प्लेन। कोरोनल प्लेन और सेजिटल प्लेन में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो इसमें फ़र्क ये है, अगर फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये आपके हेड का लोकेशन है, अगर हम हेड को इस तरह कट करते हैं और ये डिवाइड हो जाए लेफ्ट और राइट में डिवाइड, इसको हम कहते हैं सेजिटल प्लेन, सीधा। अगर हम हेड को, अगर ये हेड है और हम हेड को इस तरह डिवाइड करते हैं कि वो उसका एक फ्रंट बन जाए और एक बैक बन जाए, इसको हम कहते हैं कोरोनल प्लेन। ओके गाइस, ये यहाँ पर इसका लिखा हुआ है। सेजिटल प्लेन इज अ वर्टिकल प्लेन। ये एक सीधा प्लेन होता है, वर्टिकल प्लेन होता है। डिवाइड द बॉडी इनटू राइट एंड लेफ्ट। ट्रांसवर्स हॉरिजॉन्टल और क्रॉस सेक्शन प्लेन डिवाइड द बॉडी इनटू सुपीरियर इंफीरियर। फ्रंटल या कोरोनल प्लेन डिवाइड द बॉडी इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। वेंट्रल एंड डोर्सल इसके दूसरे नाम है। अब एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे हम इसी को डिस्कस करेंगे। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर आपने पहचान लिया। एंटीरियर जब एनाटॉमिकल पोजीशन में हम खड़े होते हैं, जो हमारा आगे का तरफ है, फ्रंट है बॉडी का, उसको हम एंटीरियर कहते हैं और जो बैक है उसको हम पोस्टीरियर कहते हैं। ठीक है, आपका पता है कि आपका जो स्टर्नम है वो एंटीरियर है और आपका वर्टिब्रल कॉलम है वो पोस्टीरियर है, वो पीछे की तरफ है। तो ये आपकी एग्जांपल भी ले सकते हैं। आपसे बेसिकली एग्जांपल के जरिए पूछेंगे कि वेस्ट स्ट्रक्चर एंटीरियर, वेस्ट स्ट्रक्चर पोस्टीरियर, वो हम डिटेल से फिर यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। सुपीरियर इंफीरियर भी आपने पहचान लिया। ट्रांसवर्स प्लेन है, उसके ऊपर सुपीरियर, उसके नीचे इंफीरियर। अगर यहाँ पर आप गौर करें, ये हमारे साथ फीमर है और ये हमारे पास
नीचे जो है ये टीबिया है। तो ये जो फीमर है बॉडी का सबसे लार्ज बोन, ये ऊपर है, सुपीरियर है, और ये जो टीबिया है वो इन्फीरियर है। इन दोनों के रिलेशन यहाँ पर ये बनती है। अच्छा, फिर है प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल अगर आप देखें, मैंने आपको बताया कि शोल्डर से लेकर यहाँ तक एल्बो तक ये है आर्म, ये है एल्बो से लेकर रिस्ट तक ये है फोर आर्म, और ये हैंड जो है ये है हैंड को हैंड ही कहते हैं। तो इसको ये क्या है, ये है proximal to what? The arm is proximal to forearm, the forearm is proximal to what? The hand. अगर हम डिस्टल कहते हैं दूर को, proximal कहते हैं नज़दीक को। बेसिकली यही है proximal एंड डिस्टल। अगर हम बॉडी की मिड में एक लाइन ड्रा करें, यहाँ पर मिड में एक लाइन, तो हम उसके कहते हैं मिड लाइन ऑफ द बॉडी। अगर कोई स्ट्रक्चर मिड लाइन ऑफ द बॉडी के नज़दीक हो तो हम उसको कहते हैं मीडियल, और कोई दो उसको हम कहते हैं लेटरल। फॉर एग्जांपल ये जो रिब केज है ये मीडियल है, किसके मुकाबले, इस ह्यूमरस, इस बोन के मुकाबले में ये मीडियल है और ह्यूमरस लेटरल है। ठीक है। अच्छा, एक फिर आता है डीप एंड सुपरफिशियल। सुपरफिशियल सतह पर, ऊपर, और डीप अंदर। तो सुपरफिशियल क्या है, हमारा स्किन सुपरफिशियल है और हमारा जो आर्गन है वो डीप है। हम जब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको ये टर्म्स और भी क्लियर होते जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डायरेक्शनल टर्म। मैंने आपको बताया, ये उसके डिस्क्रिप्शन है, आप पढ़ लेना। सुपीरियर, तब इंटीरियर एंड पोस्टीरियर, मीडियल, लेटरल एंड इंटरमीडिएट। यहाँ पर ये ज़रूरी है। मिड लाइन, मीडियल उसे कहते हैं नियर टू द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। फॉर एग्जांपल अल्ना इज मीडियल टू द रेडियस। ये हमारे पास हैंड है, ये पर आर्म, ये फोर आर्म में हमारे पास दो हड्डियाँ होती है, दो बोन होते हैं, इसको हम कहते हैं अल्ना। जो मीडियल है उसको हम कहते हैं अल्ना, और जो लेटरल है उसको हम कहते हैं रेडियस। अभी एनाटॉमिकल पोजीशन में ये बंदा स्टैंड कर रहा है, तो आपको पता है कि एनाटॉमिकल पोजीशन में अल्ना किस तरफ है, मीडियल, नियर टू द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, और जो रेडियस है वो अवे है, तो वो रेडियस कहाँ है, ये है लेटरल साइड ऑफ द बॉडी पर। दिस इज इंपॉर्टेंट। मीडियल और लेटरल। इंटरमीडिएट अगर दो स्ट्रक्चर के दरमियान में हो, दिस इज ascending colon एंड दिस इज डिसेंडिंग colon, और ये ट्रांसवर्स colon, इनके क्या है, इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर है। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, आपसे पूछे जाएंगे अल्ना इज लोकेटेड एट विच साइड, मीडियल और लेटरल, तो आपने कहना होगा मीडियल साइड। अगर आप याद करना चाहते हैं, इस तरह आप याद कर सकते हैं कि ये अल्ना है, ये ऐसे यू बनाता है बॉडी के साथ, देखे ये यू बनाता है, तो अल्ना इज नियर टू द बॉडी, मीडियल। और यहाँ पर नीचे भी दो हड्डियाँ हैं, ये है टिबिया और ये है फिबुला। मैं अब इसको जूम करूँ तो ये है टिबिया, ये बड़ा बोन टिबिया, और इसके साथ छोटा बोन है फेबुला। फेबुला के बड़े मशहूर है कि इसको स्पेयर पार्ट ऑफ द बॉडी भी कहते हैं, क्योंकि जहाँ भी किसी हड्डी की ज़रूरत हो बॉडी की दूसरी जगह, तो इसको हम कट कर सकते हैं, क्योंकि इसका ऐसा खास फंक्शन नहीं है फेबुला का। तो देखें ये फेबुला कहाँ है, लेटरल है या मीडियल है। तो बॉडी का ये क्या है, बॉडी का मिड लाइन है, मिड लाइन, ये बॉडी का मिड लाइन है। टिबिया इज मीडियल एंड फेबुला इज लेटरल। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, आपसे पूछे जा सकते हैं। इप्सिलेटरल हम कहते हैं सेम साइड, कॉन्ट्रालेटरल ऑन अपोजिट साइड। फॉर एग्जांपल ऑन द इप्सिलेटरल के लिखा हुआ है ऑन द सेम साइड ऑफ द बॉडी एज अनदर स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल गॉल ब्लैडर और जो असेंडिंग कोलन है वो एक ही साइड पर है। ये असेंडिंग कोलन है, असेंडिंग कोलन, और गॉल ब्लैडर लीवर के नीचे राइट साइड को होता है। तो दोनों क्या है, इप्सिलेटरल है। कॉन्ट्रालेटरल हम कहते हैं अपोजिट साइड को। फॉर एग्जांपल लीवर हमारे राइट साइड पे है और जो स्प्लीन है वो लेफ्ट साइड पे है, तो इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रालेटरल। प्रॉक्सिमल और डिस्टल मैंने आपको बताया, नज़दीक और दूर। अब बॉडी पोजीशन को डिस्कस करते हैं। एक एनाटॉमिकल पोजीशन है, दूसरी सुपाइन पोजीशन भी है और एक प्रोन पोजीशन भी है। सुपाइन सीधा लेटने को कहते हैं और प्रोन उल्टा लेटने को कहते हैं। आपको बस दिमाग में होना चाहिए, ये आसिम में पूछे जाते हैं। इसकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, ये सर्जरी में फिर आप उसके एक्सप्लेनेशन, एफओएन में उसकी एक्सप्लेनेशन है। एक पोजीशन है लिथोट्रॉमी पोजीशन। लिथोट्रॉमी पोजीशन इज अ सर्जिकल पोजीशन फॉर डिलीवरी और विजाइनल और पेल्विक एग्जामिनेशन। अब आप पढ़ेंगे, अब आप एग्जामिनेशन करना चाहते हैं तो मुआयना करना चाहते हैं, तो इसके लिए लिथोट्रॉमी पोजीशन इज वन ऑफ द पोजीशन। अब डिस्कस करते हैं बॉडी कैविटीज़ को। कैविटी इज व्हाट? कैविटी इज एम्प्टी स्पेस।
लेकिन हमारी बॉडी की जो कैविटीज़ है उसमें आर्गन पड़े हुए हैं, तो एक खाली जगह है उसमें आर्गन पड़े हुए, इसको हम कहते हैं बॉडी कैविटीज़। सो बॉडी कैविटीज़ आर स्पेसेस विद इन द बॉडी दैट हेल्प सेपरेट एंड सपोर्ट इंटरनल आर्गन। हमारी बॉडी में खाली जगह है, कैविटीज़ है, ऐसी जगह है जहाँ पर आर्गन पड़े हुए हैं विद इन द बॉडी दैट हेल्प सेपरेट एंड सपोर्ट इंटरनल आर्गन, जो एक आर्गन को दूसरे आर्गन से सेपरेट भी करते हैं और उसको सपोर्ट भी देते हैं। बोन, मसल, लिगामेंट एंड अदर स्ट्रक्चर सेपरेट द वेरियस बॉडी कैविटीज फ्रॉम ईच अदर। हम फर्दर डिस्कस करते हैं कि कैसे ये सेपरेट करते हैं। हमारे पास मेनली टू टाइप्स की बॉडी होती है, कैविटीज होती है। एक डोर्सल कैविटी है और एक वेंट्रल कैविटी है। डोर्सल कैविटी दो कैविटी से मिलकर बनी होती है, एक क्रेनियल कैविटी है और एक स्पाइनल कैविटी है। क्रेनियल कैविटी में हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, ब्रेन, और स्पाइनल कैविटी में हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होता है। अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाए कि जो डोर्सल कैविटी है, क्रेनियल कैविटी एंड स्पाइनल कैविटी, जिससे मुराद ये दोनों है, उसमें कॉमन क्या है, तो ऊपर में ब्रेन है, नीचे में स्पाइनल कॉर्ड है, उनमें कॉमन है मेनिंजेस। व्हाट इज मेनिंजेस? मेनिंजेस एक 3 लेयर का स्ट्रक्चर है जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के इर्द गिर्द होता है और उसको क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि डोर्सल कैविटी में विच थिंग इज कॉमन, कौन सा स्ट्रक्चर कॉमन है, तो वो है मेनिंजेस। और अलग अलग तो उसके नाम से इंडिकेट होते हैं, क्रेनियल में ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड स्पाइनल कैविटी में है। अच्छा, आपसे पूछा जा सकता है कि ये वर्टिब्रल कॉलम में जो है ये क्या है, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर ही स्पाइनल कैविटी है, तो इसमें स्पाइनल कॉर्ड कहाँ तक, कैविटी तो नीचे तक है, S2 के लेवल तक है। हमें पता है कि वर्टिब्रल कॉलम 33 बोन का है, 33 बोन वर्टिब्रल कॉलम में होते हैं। तो जो S2 है, सेक्रल 2 बोन है, ये कैविटी वहाँ तक है। शुरू कहाँ से होती है, शुरू होती है S1 से, C1 सर्वाइकल वर्टिब्रा 1 से ये शुरू होते हैं। इंशाल्लाह इसको हम डिस्कस करेंगे फिर। S2 तक ये कैविटी पहुंचती है, स्पाइनल कैविटी। लेकिन इसमें स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से कहाँ तक है, तो स्पाइनल कॉर्ड C1 से लेकर L1 तक है और नीचे स्पाइनल कॉर्ड मौजूद नहीं है। अच्छा, थोरेसिक कैविटी अगर हम डिस्कस करें डायफ्राम को, तो डायफ्राम एक डोम शेप स्ट्रक्चर होता है जो एंटीरियर पोस्टीरियर रन करता है। हमारा ख्याल होता है कि डायफ्राम हमारे पेट के इस तरह आगे लगा हुआ एक स्ट्रक्चर है। नो, दिस इज रॉन्ग। बेसिकली दिस इज द डायफ्राम, दिस इज द डायफ्राम। डायफ्राम आगे रिप से अटैच होता है और पीछे वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होता है। तो ये ऐसा करता है कि हमारे जो बॉडी है उसको दो हिस्सों में तकसीम करता है। Look at this. This is diaphragm. This is diaphragm. इसके ऊपर क्या है, इससे ऊपर थोरेसिक कैविटी है और इसके नीचे क्या है, नीचे इसके एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी है। अच्छा, थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट कौन करता है, तो स्ट्रक्चर दिस इज कॉल्ड डायफ्राम। डायफ्राम क्या है, डायफ्राम एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है। अच्छा, थोरेसिक कैविटी में फिर हम फर्दर डिवाइड करते हैं थोरेसिक कैविटी को। थोरेसिक कैविटी में ये हमारे साथ एक लंग है, ये दूसरा लंग है, यहाँ पर इसमें कार्डिक पाउच भी बना हुआ है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया ये लेफ्ट लंग है और ये राइट लंग है। इस लंग के इर्द गिर्द हमारे आपको पता है कि प्लूरल मेम्ब्रेन होता है, प्लूरल मेम्ब्रेन होता है। तो मेम्ब्रेन, ये लंग और मेम्ब्रेन के बीच में भी थोड़ा सा स्पेस है, देखिए ये खाली स्पेस, यहाँ पर फ्लूइड होता है बेसिकली। तो इस खाली स्पेस को हम कहते हैं प्लूरल कैविटी। व्हाट कैविटी, प्लूरल कैविटी, प्लूरल कैविटी। तो एक लंग की भी प्लूरल कैविटी है, दूसरे लंग की भी अपनी प्लूरल कैविटी है। व्हाट इज द प्लूरल कैविटी, लंग के पेरेन्काइमा, लंग की टिश्यू और उसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग प्लूरा के बीच में जो खाली स्पेस है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम प्लूरल कैविटी कहते हैं। तो थोरेसिक कैविटी को हम डिवाइड कर सकते हैं प्लूरल कैविटी में, यहाँ पर भी प्लूरल कैविटी है और बीच में जो खाली जगह बचती है उसको हम कहते हैं मेडियास्टिनल कैविटी। मेडियास्टिनल कैविटी, मेडियास्टिनल कैविटी की में मेन स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होता है वो हार्ट होता है और थाइमस, थाइमस एक ग्लैंड है जहाँ पर टी लिम्फोसाइट की मैच्योरेशन होती है, वो भी प्रेजेंट होता है। अभी हम हार्ट में भी हमने पढ़ा हुआ है कि हार्ट के इर्द गिर्द भी एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है, पेरिकार्डियम। तो उस प्रोटेक्टिव कवरिंग और हार्ट के दरमियान जो स्पेस है उसको हम कहते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। सिंपल है। अच्छा, इसके मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ। थोरेसिक कैविटी को हमने डिवाइड किया दो हिस्सों में, एक प्लूरल कैविटी में और दूसरी मेडियास्टिनल कैविटी में। मेडियास्टिनल कैविटी के अंदर क्या है, पेरिकार्डियल कैविटी, जो हार्ट के
हार्ट के इर्द गिर्द प्रेजेंट होती है। अब एब्डोमिनल कैविटी में जो नीचे है, किस चीज़ से, डायफ्राम से नीचे, इसको हम कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी बेसिकली जो ये डायफ्राम है, हार्ट बेसिकली डायफ्राम के ऊपर ही लाई करता है, ऊपर डायफ्राम के बिल्कुल हार्ट का जो एपेक्स है वो डायफ्राम के ऊपर ही लाई करता है। अच्छा, एब्डोमिनल कैविटी ये हमारे पास है राइट साइड और ये हमारे पास है लेफ्ट साइड। तो राइट साइड में हम यहाँ पर हमारे पास है लिवर, लिवर के नीचे है गॉल ब्लैडर, पोस्टीरियर टू लिवर इज गॉल ब्लैडर, और यहाँ पर है राइट किडनी, राइट किडनी। इस तरह हमारे पास यहाँ लेफ्ट साइड पर हार्ट के नीचे प्रेजेंट होता है हमारे पास स्टमक। यहाँ पर हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, स्टमक, और स्टमक के साथ यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट होता है स्प्लीन। ये क्या है, ये है स्प्लीन। स्टमक, स्प्लीन एंड यहाँ पर लीवर, गॉल ब्लैडर एंड राइट किडनी, और यहाँ पर लेफ्ट किडनी प्रेजेंट होगी पोस्टीरियर साइड पर। ये आपको वक्त के साथ क्लियर होता जाएगा। और यहाँ पर नीचे इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन प्रेजेंट है। तो ये हमारे पास क्या बनती है, ये हमारे पास बनती है एब्डोमिनल कैविटी। अब एब्डोमिनल कैविटी नीचे जब आती है तो इससे बन जाती है पिल्विक कैविटी। तो पिल्विक कैविटी में क्या है, पिल्विक कैविटी में हमारे पास बेसिकली हमारे जेनिटल और एक्सक्रीटरी सिस्टम है, यूरिनरी एक्सक्रीटरी सिस्टम। जेनिटल सिस्टम क्या है, जेनिटल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन होते हैं, इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं पेल्विक में। मेल, फीमेल में यूटेरस है, फैलोपियन ट्यूब है, ओवरीज है। मेल में भी वास डिफरेंस है, वास डिफरेंस है, और ये कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पर लाई करते हैं। और जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है यहाँ पर यूरेथ्रा लाई करता है, यूरेथ्रा और यूरेथ्रा बेसिकली पेशाब की जो नाली है उसको यूरेथ्रा कहा जाता है। और दूसरा यहाँ पर लाई करता है यूरिनरी ब्लैडर। यहाँ पर कुछ ग्लैंड भी होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के, प्रोस्टेट ग्लैंड, बायोयूरेथ्रल ग्लैंड वगैरह। तो हम अब इसकी डिटेल डिस्कस करते हैं। तो बड़ी कैविटी को हम डिवाइड करते हैं क्रेनियल कैविटी में और वर्टिब्रल कैविटी। ये जो पोस्टीरियर कैविटी है, क्रेनियल कैविटी, ये अंदर क्रेनियल बोन से ये बना हुआ था, उसमें अंदर ब्रेन हुआ है, ब्रेन पड़ा हुआ है। वर्टिब्रल कैविटी में वर्टिब्रल कॉलम पड़ा, वर्टिब्रल कॉलम में ये कैविटी बनी हुई है और इसके अंदर क्या है, स्पाइनल कार्ड। thoracic cavity, chest cavity contain pleural cavity and pericardial cavity, as I show you, and mediastinum. ओके, प्ल्यूरल कैविटी लंग के इर्द गिर्द जो स्पेस है जो प्ल्यूरा बनाता है, प्ल्यूरा और लंग के पेरेन्काइमा के दरमियान। पेरिकार्डियल कैविटी जो हार्ट और सीरस मेम्ब्रेन ऑफ पेरिकार्डियल। सीरस बेसिकली वो मेम्ब्रेन जो फ्लूइड रिलीज करता है उसको हम सीरस मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये एक मेम्ब्रेन हार्ट के इर्द गिर्द है जो फ्लूइड भी प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं सीरस मेम्ब्रेन। पेरिकार्डियल कैविटी इन द पेरिकार्डियम। मेडियास्टिनल कैविटी जो दरमियान में कैविटी है, यहाँ पर क्या लाई करता है, हार्ट, थाइमस, एसाफेगस एंड ट्रेकिया एंड द ब्लड वेसल ऑफ हार्ट। ये दरमियान में जो लंग के एक तरफ और दूसरी तरफ, ये कैविटी को हम मेडियास्टिनल कैविटी कहते हैं। इसमें हार्ट प्रेजेंट है, इसमें हार्ट से जो ब्लड वेसल निकलते हैं वो प्रेजेंट है। यहाँ पर एसाफेगस और ट्रेकिया भी नीचे आते हैं। अच्छा, ये एब्डोमिनल पेल्विक कैविटी की स्पेसिफिकेशन दिए हुए हैं। एब्डोमिनल कैविटी सब डिवाइडेड इनटू एब्डोमिनल पेल्विक कैविटी डिवाइडेड इनटू एब्डोमिनल कैविटी एंड पेल्विक कैविटी। द कैविटी लाइज जस्ट beneath the diaphragm is called abdominal pelvic cavity. Abdominal cavity contains stomach, spleen, liver, gallbladder, small intestine and modes of large intestine. Large intestine का सिर्फ एक पार्ट पेल्विक कैविटी में प्रेजेंट होता है, उसको हम कहते हैं सिग्माइड कोलन। सिग्माइड कोलन प्रेजेंट है पेल्विस कैविटी में, बाकी तमाम लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ पर प्रेजेंट है, एब्डोमिनल कैविटी में। और यहाँ भी नहीं, ये भी वजह यूरिनरी ब्लैडर और ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो पेल्विक कैविटी के कंटेंट है। ये मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस करे। अगर हम यहाँ पर क्रॉस सेक्शन ले तो ये लंगा पेरेन्काइमा है और ये प्ल्यूरल मेम्ब्रेन है। तो इसके दरमियान ये कैविटी क्या है, ये प्ल्यूरल कैविटी है। कैविटी बेसिकली हमने फंक्शन भी बताया कैविटी का, ये ऑर्गन को होल्ड करता है, उसको सपोर्ट करता है, उसको एक जगह पर रखता है। अगर बाहर से कोई फोर्स अब अप्लाई होगा इस हार्ट पर तो ये मेम्ब्रेन उसको अपोज करेगा। बाकी फ्लूइड का जो अपना फोर्स है वो भी कुशनिंग जो फोर्स है, जो शॉक एब्जर्वर, एज ए शॉक एब्जर्वर जो शॉक को एब्जर्व करेगा। तो बेसिकली कैविटी का यही